चलिए, तो अब हमें पढ़ना है डिसऑर्डर्स ऑफ सेकेंडरी हीमोस्टेसिस। सबसे पहले हम देखेंगे हीमोफीलिया ए को, देन हीमोफीलिया बी, कोगुलेशन फैक्टर इनहिबिटर्स, वॉन विलिब्रेंट डिजीज, डीआईसी एंड मेनी मोर। बट हीमोफीलिया पहले हम इसलिए देख रहे हैं क्योंकि ये मोस्ट कॉमन है। मोस्ट कॉमन डिसऑर्डर ऑफ सेकेंडरी हीमोस्टेसिस में हीमोफीलिया ए देखने को बहुत सारे पेशेंट्स में हीमोफीलिया ए होता है। हीमोफीलिया ए को हम बहुत ही अच्छे से पहले से जानते हैं। इसमें जेनेटिक डिफिशिएंसी होती है फैक्टर नंबर 8 की। फैक्टर नंबर 8 कौन से पाथवे में आता है? इंट्रिंसिक पाथवे में। बिल्कुल। अब आपको यहाँ शायद एक नई चीज़ देखने को मिले कि जो हीमोफीलिया ए है, किसी पर्सन में अगर कोई फैमिली हिस्ट्री नहीं है, लाइक किसी उसके फादर या ग्रैंडफादर या कहीं पे भी उसके जेनेटिकली उसमें इस फैक्टर की एबनॉर्मलिटी नहीं है, तो भी उस पेशेंट में ड्यूरिंग द लाइफ टाइम उसे हो सकता है। कैसे हो सकता है? इट कैन बी अराइजेस फ्रॉम अ न्यू म्यूटेशन डी नोवो विदाउट फैमिली हिस्ट्री, यानी कि किसी इंडिविजुअल में जेनेटिक हिस्ट्री नहीं है हीमोफीलिया ए की, उस पर्सन में भी ये म्यूटेशन के कारण हो सकता है। हम अच्छी तरीके से जानते हैं इट इज़ अ एक्स-लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर। सो जनरली इसमें बहुत ही ज़्यादा मेल्स अफेक्ट होते हैं, प्रीडोमिनेटली इट अफेक्ट्स मेल्स। क्लिनिकल फीचर हमें इस पेशेंट में क्या देखने को मिलेगा? वही हमने जो अभी हमने देखा था जब हमने डिसऑर्डर ऑफ प्राइमरी हीमोस्टेसिस में पढ़ा था। डीप टिश्यू ब्लीडिंग, मसल्स में अगर हीमेटोमा, जॉइंट्स में हेमास्थ्रोसिस, वही चीज़ यहाँ पे भी रहेगी। फैक्टर 8 की एबनॉर्मलिटी है ना, तो कोगुलेशन कैस्केड कैसे एक्टिवेट होगा? सो पेशेंट में डीप टिश्यू, जॉइंट एंड पोस्ट सर्जिकल ब्लीडिंग हमें देखने को मिलेगी। चलिए, हमने क्लिनिकल फीचर देख के तो पेशेंट को पहचान लिया, बट हमें लेबोरेटरी फाइंडिंग से भी कंफर्म करना होगा कि पेशेंट को हीमोफीलिया ए है। लेबोरेटरी फाइंडिंग में आप ब्लड सैंपल लेके क्या चेक करेंगे? बिल्कुल सही, पीटीटी और एपीटीटी, पार्शियल थ्रोम्बोप्लास्टिक टाइम और प्रोथ्रोम्बिन टाइम को आप मेजर करेंगे। प्रोथ्रोम्बिन टाइम एंड पार्शियल थ्रोम्बिन टाइम को जब आपने मेजर करा तो आपको पता चलेगा पार्शियल थ्रोम्बोप्लास्टिन टाइम जो है इस पेशेंट में इंक्रीज हो गया। क्यों इंक्रीज हुआ है पार्शियल थ्रोम्बोप्लास्टिन टाइम? क्योंकि फैक्टर 8 की डिफिशियंसी है। फैक्टर 8 किसका पार्ट था? इंट्रिंसिक पाथवे का। अगर ये फैक्टर 8 की डिफिशियंसी नहीं होती तो पार्शियल थ्रोम्बोप्लास्टिन टाइम नॉर्मल रहता, बट अब वो इंक्रीज हो गया क्योंकि फैक्टर 8 की डिफिशियंसी है। प्रोथ्रोम्बिन टाइम किसको मेजर करता था? एक्सट्रिंसिक पाथवे के फैक्टर नंबर 7 को। क्या यहाँ फैक्टर नंबर 7 की डिफिशियंसी है? नहीं। तो जो प्रोथ्रोम्बिन टाइम होगा वो नॉर्मल होगा। एक बार वापस आप चार्ट देख लीजिए अगर आपको याद नहीं है अभी तक। इसकी मैं बात कर रहा हूँ। हीमोफीलिया ए में प्रोथ्रोम्बिन टाइम नॉर्मल रहेगा, कोई लेना देना नहीं यहाँ से। फैक्टर 8 की डिफिशियंसी हीमोफीलिया ए में, तो जो पार्शियल थ्रोम्बोप्लास्टिन टाइम वो इंक्रीज हो जाएगा। डन। तो हमें ये समझ में आ गया लेबोरेटरी फाइंडिंग में कि पार्शियल थ्रोम्बोप्लास्टिन टाइम इंक्रीज हुआ है, मतलब इंट्रिंसिक पाथवे के कोई फैक्टर में डिफिशियंसी है। अब जब हमें आगे फाइंडिंग में हमने देखा तो हमें पता चला कि फैक्टर नंबर 8 की डिफिशियंसी है इस पेशेंट में, तो हमें कंफर्म हो जाएगा ये हीमोफीलिया ए का पेशेंट। इन पेशेंट में अगर मैं आपसे पूछूं कि इनमें प्लेटलेट काउंट नॉर्मल होगा या एबनॉर्मल होगा, तो आप क्या कहेंगे? बिल्कुल सही, इन पेशेंट्स में प्लेटलेट काउंट नॉर्मल रहेगा क्योंकि ये प्राइमरी हीमोस्टेसिस का डिसऑर्डर नहीं है जहां हमने प्लेटलेट के रिगार्डिंग बात करी थी। इन पेशेंट में सिर्फ और सिर्फ फैक्टर 8 की डिफिशियंसी है। सो यहाँ पर प्लेटलेट काउंट नॉर्मल रहेगा, जिसकी वजह से इनमें जो ब्लीडिंग टाइम रहेगा वो भी नॉर्मल रहेगा। ब्लीडिंग टाइम क्या बताता था हमें? अगर ब्लीडिंग टाइम इंक्रीज होता था मतलब प्लेटलेट काउंट किसी पर्सन में कम है। यहाँ तो नॉर्मल है, इसलिए ब्लीडिंग टाइम भी नॉर्मल रहेगा इन पेशेंट्स में। चलिए, अब आपको ट्रीटमेंट देना है इन पेशेंट में। आपको ट्रीटमेंट देना, आपने क्लिनिकल फीचर देख लिए, लेबोरेटरी फाइंडिंग से भी आपको कंफर्म हो गया कि हीमोफीलिया ए का पेशेंट है। आपको ट्रीटमेंट देना है। सबसे पहला ट्रीटमेंट हम करते हैं रिकॉम्बिनेंट फैक्टर 8। जब उसकी बॉडी में फैक्टर 8 की डिफिशियंसी है तो हम इजीली उसको रिकॉम्बिनेटेड, बहुत सारे अब जैसे रिकॉम्बिनेंट फॉर्म में इंसुलिन प्रोड्यूस होता है, तो बहुत सारी चीज़ें अब रिकॉम्बिनेटेड जेनेटिक इंजीनियरिंग के थ्रू हम प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो फैक्टर 8 भी जो रिकॉम्बिनेंट फैक्टर 8 है, हम उसको ह्यूमेट के नाम से जानते हैं, जनरली मार्केट में इजीली अवेलेबल है ह्यूमेट के नाम से। तो रिकॉम्बिनेंट फैक्टर 8 इस पर्सन को दे दिया जाता है। इस पर्सन को रिकॉम्बिनेंट फैक्टर 8 देने के बाद भी ये डिफिशियंसी अगर किसी पर्सन में सही नहीं हुई है तो हम अगला ट्रीटमेंट यूज़ करते हैं डेस्मोप्रेसिन, एंड फाइनली हम यूज़ करते हैं क्रायोप्रेसिपिन। अब आपको डेस्मोप्रेसिन, क्रायोप्रेसिपिन आई नो समझ नहीं आया। चलिए, सबसे पहले समझाना चाहूँगा डेस्मोप्रेसिन को।
क्यों डेस्मोप्रेसिन से इन पेशेंट में फैक्टर 8 के हम रिकॉम्बिनेंट फैक्टर 8 देने के बाद भी अगर इनमें डिफिशिएंसी सही नहीं हुए तो हमने डेस्मोप्रेसिन यूज़ करा। देखिए डेस्मोप्रेसिन एंडोथेलियल सेल्स पे एक्ट करता है। अभी भी आपको नहीं समझ में आया हो, मुझे जानता हूँ। आपको मुझे ये फैक्ट वॉन विलीब्रेंड डिजीज़ में बताना था, बट मैं आपको यहाँ मेंशन इसलिए कर रहा हूँ ताकि आपको डेस्मोप्रेसिन हीमोफीलिया 8 में याद रह जाए, हीमोफीलिया ए में। देखिए डेस्मोप्रेसिन जो है वो एंडोथेलियम सेल्स पे एक्ट करता है ताकि ये वॉन विलीब्रेंड फैक्टर को रिलीज कर सके। डेस्मोप्रेसिन के एंडोथेलियम सेल्स पे एक्ट करने से वॉन विलीब्रेंड फैक्टर रिलीज होता है। बिल्कुल सही। क्यों रिलीज होता है? क्योंकि जो डेस्मोप्रेसिन है वो जनरली एडीएच एनालॉग है और हम एडीएच का फंक्शन हम अच्छे से जानते हैं, ये वॉन विलीब्रेंड फैक्टर को रिलीज करने में हेल्प करता था। तो देखिए वॉन विलीब्रेंड फैक्टर रिलीज हुआ, उससे फैक्टर 8 का क्या लेना देना। हमने यहाँ पर डेस्मोप्रेसिन देके वॉन विलीब्रेंड फैक्टर रिलीज करवाया, बट हमें यहाँ पर तो फैक्टर 8 को चाहिए था, वॉन विलीब्रेंड फैक्टर का यहाँ कोई लेना देना नहीं है। बट गाइस रुकिए, आपको ये चीज़ मालूम होना चाहिए कि जो वॉन विलीब्रेंड फैक्टर है, वॉन विलीब्रेंड फैक्टर इज द कैरियर फॉर फैक्टर 8। यानी कि जब फैक्टर 8 ब्लड में नॉर्मली अवेलेबल है, वो इसलिए अवेलेबल है क्योंकि वॉन विलीब्रेंड फैक्टर उसको मेंटेन करके रखता है। वॉन विलीब्रेंड फैक्टर इज जस्ट अ कैरियर फॉर फैक्टर 8। तो अगर वॉन विलीब्रेंड फैक्टर नहीं होगा प्रेजेंट तो क्या फैक्टर 8 मेंटेन रह पाएगा ब्लड में? नहीं रह पाएगा। तो देखिए आपने किसी पेशेंट में रिकॉम्बिनेंट फैक्टर 8 दे दिया, बट उसकी बॉडी में वॉन विलीब्रेंड फैक्टर ही नहीं है, तो क्या ये फैक्टर 8 भी मेंटेन रह पाएगा? नहीं हो पाएगा, एक्सक्रीट हो जाएगा बॉडी से। तो क्या इसका ट्रीटमेंट पॉसिबल हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। इसलिए इन पेशेंट्स में जिनमें ये फैक्टर 8 रिकॉम्बिनेंट फैक्टर 8 देने के बाद भी हमें कोई इंप्रूवमेंट नहीं दिखा तो हम डेस्मोप्रेसिन देंगे। डेस्मोप्रेसिन क्या करेगा? वॉन विलीब्रेंड फैक्टर को रिलीज करेगा। वॉन विलीब्रेंड फैक्टर इज द कैरियर फॉर रिकॉम्बिनेंट फैक्टर 8। एंड हम इन पेशेंट्स में क्रायोप्रेसिपिटेट भी दे सकते हैं। ठीक है, क्रायोप्रेसिपिटेट क्या होता है? इसमें बहुत ही ज़्यादा अच्छे लेवल में फैक्टर 8 होता है, इसलिए हम क्रायोप्रेसिपिटेट, और भी फैक्टर्स होते हैं मैं आपको आने वाले लेक्चर्स में बताने वाला हूँ, बट हम क्रायोप्रेसिपिटेट ट्रीटमेंट यूज़ कर सकते हैं। ओके डन, हमने हीमोफीलिया ए को समझ लिया है। अब हम मूव करेंगे हीमोफीलिया बी के लिए। डोंट वरी, अभी हम इसको वापस भी एक दूसरे से कंपेयर करेंगे कि क्या डिफरेंस है हीमोफीलिया ए और हीमोफीलिया बी में। देखिए हीमोफीलिया बी को हम क्रिसमस डिजीज बोलते हैं। क्रिसमस डिजीज फैक्टर 9 की डिफिशियंसी होती है इसमें, क्रिसमस डिजीज के नाम से भी ये जाना जाता है। इसमें डिफिशियंसी है फैक्टर 9 की। अगेन ये एक्स लिंक रिसेसिव डिसऑर्डर है, यानी कि इसमें प्रीडोमिनेटली मेल्स अफेक्ट होंगे। क्लिनिकल फीचर हमें सेम हीमोफीलिया जैसे ए जैसे ही दिखेंगे। क्या दिखेगा? डीप टिश्यू, जॉइंट ब्लीडिंग एंड पोस्ट सर्जिकल ब्लीडिंग, दोनों हमें यहाँ पे क्लिनिकल फीचर सेम दिखे। बट वेट, लेबोरेटरी फाइंडिंग यहाँ हमें अलग मिलेगी। क्या अलग मिलेगी? सोचिए। पीटीटी, पीटी, फैक्टर 8, नॉर्मल प्लेटलेट काउंट, क्या हमें यहाँ पे हीमोफीलिया बी में अलग मिलेगा? बिल्कुल सही, फैक्टर 9 का लेवल यहाँ हीमोफीलिया बी में डिक्रीज होता हुआ दिखेगा। एक्सेप्ट फैक्टर 8, 9 लेवल्स आर डिक्रीज इंस्टेड ऑफ फैक्टर 8। फैक्टर 8 तो नॉर्मल रहेगा हीमोफीलिया बी में, जेनेटिक डिफिशियंसी ओनली यहाँ पे फैक्टर 9 की है, तो हमें फैक्टर 9 की डिफिशियंसी दिखेगी। बाकी हमें हीमोफीलिया बी में भी पीटीटी टाइम इंक्रीज होता हुआ दिखेगा। क्यों पीटीटी टाइम? क्योंकि इंट्रेंसिक पाथवे के फैक्टर 9 में हमें डिफिशियंसी मिली है, तो पीटीटी टाइम इंक्रीज हो जाएगा। नॉर्मल पीटी दिखेगा हमें भी हीमोफीलिया बी में, और हीमोफीलिया बी में भी नॉर्मल प्लेटलेट एंड काउंट एंड ब्लीडिंग टाइम रहेगा। इसलिए मैंने यहाँ पे मेंशन करा रिजेंबल्स हीमोफीलिया ए, एक्सेप्ट फैक्टर 9 लेवल्स आर डिक्रीज इंस्टेड ऑफ फैक्टर 8। तो अब हमें ट्रीटमेंट में क्या देना होगा हीमोफीलिया बी के पेशेंट्स में? हमें ट्रीटमेंट में यूज़ करना है रिकॉम्बिनेंट फैक्टर 9। जैसा हमने रिकॉम्बिनेंट फैक्टर 8 यूज़ करा था हीमोफीलिया ए में, वैसे हम यहाँ पे रिकॉम्बिनेंट फैक्टर 9 को यूज़ करेंगे। और हम यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा। सर आपने फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा यहाँ लिखा है, हीमोफीलिया बी के ट्रीटमेंट में देते हैं। क्रायोप्रेसिपिटेट हीमोफीलिया ए के पेशेंट में देते हैं। हमें तो क्रायोप्रेसिपिटेट और फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा नहीं पता। गाइज ये मैंने ब्लड ट्रांसफ्यूजन के लेक्चर में बताया है, फिर भी मैं आपको यहाँ पे रिकॉल करवा देता हूँ। चलिए, तो क्रायोप्रेसिपिटेट और फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा में क्या डिफरेंस है वो मुझे यहाँ बताना होगा। क्यों बताना होगा? क्योंकि कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो अभी लेक्चर देख रहे हैं, उन्होंने ब्लड ट्रांसफ्यूजन वाला लेक्चर नहीं देखा होगा, तो कोई बात नहीं, उन्हें भी समझ आए इसलिए मैं यहाँ बता देता हूँ। ठीक है, क्रायोप्रेसिपिटेट में हमें
कुछ फैक्टर्स ज़्यादा ही क्वांटिटी में होते हैं और इन्हीं फैक्टर से ये क्रायोप्रेसिपिटेट बना होता है। तो हमें क्रायोप्रेसिपिटेट रिच इन वॉन विलियन फैक्टर, फैक्टर 8, फैक्टर 13 एंड फाइब्रिनोजन। यानी कि जिन पेशेंट में फैक्टर 8 की डिफिशियंसी हो गई आप क्रायोप्रेसिपिटेट दीजिए, जिन पेशेंट में फैक्टर 13 की डिफिशियंसी है क्रायोप्रेसिपिटेट दीजिए, एज वेल एज वॉन विलियन फैक्टर की डिजीज़ है किसी पेशेंट को क्रायोप्रेसिपिटेट हम रिफ़र करेंगे, फाइब्रिनोजन के किसी पेशेंट में डिफिशियंसी है तो हम क्रायोप्रेसिपिटेट देंगे। ठीक है, हमें ये याद हो गया। फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा में हमें क्या मेंशन करना है? फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा सिंपल है, इसमें फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा रिच इन अदर क्लॉटिंग फैक्टर्स, है ना, इजी सिंपल। बट बहुत सारे लोग इसमें इतनी सिंपल चीज़ में भी कंफ्यूज हो जाते हैं। उनसे अगर पूछ लिया जाए कि फैक्टर 9 किस में देंगे तो कंफ्यूज हो जाएंगे, यार क्रायोप्रेसिपिटेट या फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा में फैक्टर 9 फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा। देखिए सिर्फ 4 हमें चीज़ें याद रखना है क्रायोप्रेसिपिटेट में, बाकी सब क्लॉटिंग फैक्टर जो है फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा में। चलिए अब आप बताएंगे हीमोफीलिया ए में हम क्या देंगे? क्या दिया था हमने? हमें हीमोफीलिया ए में दिया था फैक्टर 8 की डिफिशियंसी थी, इसलिए हमने दिया था क्रायोप्रेसिपिटेट। हीमोफीलिया बी में हमने क्या दिया था? फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा, क्योंकि फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा में क्या है? अदर क्लॉटिंग फैक्टर्स है, तो हमने फैक्टर 9 की डिफिशियंसी थी इसलिए फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा दिया था। चलिए हमने हीमोफीलिया ए और हीमोफीलिया बी को समझ लिया। अब हमें समझना है कोगुलेशन फैक्टर इनिबिटर। मतलब जब भी हम हीमोफीलिया ए और हीमोफीलिया बी के पेशेंट का स्पेशली ट्रीटमेंट कर रहे हैं तो हमें याद रखना है कि मेनली हीमोफीलिया ए के पेशेंट में कि पेशेंट में हमें फॉलोअप करना है, यानी कि पेशेंट को हम ट्रीटमेंट दे रहे हैं, ट्रीटमेंट देने के बाद हमें उसमें देखना होगा कि उसकी बॉडी में एक्वायर्ड एंटीबॉडीज़ तो फॉर्म नहीं हो गए। अगर एक्वायर्ड एंटीबॉडीज़ फॉर्म हो गए तो हमें ट्रीटमेंट उसके लिए अलग से करना होगा। तो हमें स्पेशली हीमोफीलिया ए के पेशेंट्स में रेगुलर इंटरवल पे चेक करना होगा कि क्या उनकी बॉडी में रिकॉम्बिनेंट फैक्टर 8 के ट्रीटमेंट के बाद एंटीबॉडीज़ तो फॉर्म नहीं हो रही है, एंटी फैक्टर 8। अगर ये एंटीबॉडीज़ इन पेशेंट्स में फॉर्म हो गई तो हमारा कोई ट्रीटमेंट काम नहीं आएगा हीमोफीलिया ए के पेशेंट्स के लिए। अब अगर मैं बात करूं कि इन पेशेंट्स में मोस्ट कॉमनली एंटीबॉडीज़ जो फॉर्म हो रही है, जैसे कि बी सेल कैंसर का पेशेंट है या ऑटोइम्यून डिसऑर्डर का पेशेंट है, इनकी बॉडी में एंटी फैक्टर 8 एंटीबॉडी फॉर्म हो रही है, यानी कि इनकी बॉडी में कोई जेनेटिक डिफिशियंसी नहीं थी फैक्टर 8 की, एंटी फैक्टर 8 एंटीबॉडी फॉर्म हुई। बी सेल कैंसर ऑटोइम्यून डिसऑर्डर के पेशेंट्स में इस एंटी फैक्टर 8 ने नॉर्मल फैक्टर 8 को डिस्ट्रॉय कर दिया, तो क्या इनमें डिफिशियंसी आ जाएगी फैक्टर 8 की? बिल्कुल आ जाएगी। तो हमें क्लिनिकल फीचर किसके जैसा दिखेगा? हीमोफीलिया ए के जैसा। लेफ्ट फाइंडिंग हमें कैसे दिखेगी? फैक्टर 8 ही नहीं है, सिमिलर टू हीमोफीलिया ए। अब तो बड़ा कन्फ्यूज़न हो जाएगा। किन पेशेंट्स में? इन पेशेंट्स में और हीमोफीलिया ए के पेशेंट्स में, दोनों में ही फैक्टर 8 की डिफिशियंसी हो गई है। अब आपको तो कन्फ्यूज़न है कि अब ये हीमोफीलिया ए का पेशेंट है या कोगुलेशन फैक्टर इनिबिटर का पेशेंट है। चलिए इसको भी सॉल्व करने के लिए मैं हूँ। बहुत ही ईजी लैंग्वेज में आपको मैं ये कॉन्सेप्ट समझाना चाहता हूँ। देखिए ये पेशेंट मैंने बनाया, ये एक और पेशेंट मैंने बनाया। एक पेशेंट मैंने बनाया हीमोफीलिया ए का, हमें पता नहीं है बट मैं यहाँ पे आपको मेंशन कर रहा हूँ, ये हमें डायग्नोज करके बताना है कि हमें उसमें कैसे पता चला। और एक पेशेंट है कोगुलेशन फैक्टर इनिबिटर का। अब आपको इन दोनों पेशेंट में ही फैक्टर 8 की डिफिशियंसी दिखी, इस पेशेंट में भी फैक्टर 8 की डिफिशियंसी है। हीमोफीलिया ए के पेशेंट में तो जेनेटिक डिफिशियंसी थी, जेनेटिक कॉज था फैक्टर 8 का। इसमें क्या हुआ? इसमें एंटी फैक्टर 8 फॉर्म हो गए, एंटीबॉडीज़ फॉर्म हो गई, एंटी फैक्टर 8 एंटीबॉडीज़ फॉर्म हुई है, जिसकी वजह से फैक्टर 8 की डिफिशियंसी हो गई है। अब आपको क्लिनिकली दोनों पेशेंट एक जैसे दिखेंगे, लेबोरेटरी फाइंडिंग में भी एक जैसी फाइंडिंग्स आएगी। अब आपको डिफरेंशिएट कैसे करना होगा? देखिए अब हम क्या करेंगे, इनके ट्रीटमेंट के लिए हम यूज़ करते हैं मिक्स्ड स्टडी। क्या यूज़ करते हैं? मिक्स्ड स्टडी। थोड़ा बहुत आपको नाम से आइडिया होगा। मिक्स करा, हमने कुछ मिक्स करा। क्या मिक्स करा? मैंने इस पेशेंट में से कुछ ब्लड सैंपल लिया टेस्ट ट्यूब में,
ये मैंने टेस्ट ट्यूब में इस पेशेंट का कुछ मैंने ब्लड सैंपल लिया, ठीक है। मैंने इस पेशेंट का भी ब्लड सैंपल लिया टेस्ट ट्यूब में, ठीक है। अब मैंने क्या करा, अब आप मुझे बताइए इनमें डिफिशिएंसी किस चीज़ की हो रही है? फैक्टर 8 की डिफिशिएंसी हो रही है ना। तो मैं एक काम करता हूँ, इस टेस्ट ट्यूब में फैक्टर 8 दे देता हूँ। ये मैंने फैक्टर 8 इन पेशेंट्स में दे दिया। इस पेशेंट के भी टेस्ट ट्यूब में मैंने फैक्टर 8 को ऐड कर दिया, क्योंकि इनके ब्लड सैंपल में फैक्टर 8 नहीं है। चलिए, फैक्टर 8 जो है मैंने कहीं से भी ला के इनको दे दिया। कहीं से भी नहीं लाते, क्या करते हैं हम, जो हॉर्स होता है या कुछ एनिमल होते हैं उनके प्लाज्मा में से हम फैक्टर 8 को लेते हैं और वो फैक्टर 8 हमें याद दे देते हैं। तो हमने किसका प्लाज्मा लिया? जनरली स्टडी के लिए में हॉर्स का प्लाज्मा लेते हैं, उसमें फैक्टर 8 नॉर्मल कंडीशन में है, ठीक है। वो प्लाज्मा वाला ये टेस्ट ट्यूब का हमने ब्लड इसमें मिक्स कर दिया। हमने क्या मिक्स्ड स्टडी में देखा? हमने देखा इन पेशेंट के ब्लड सैंपल में हमने हॉर्स के प्लाज्मा में जो फैक्टर 8 थे वो मिक्स कर दिए। अब देखिए दोनों टेस्ट ट्यूब में हमें फैक्टर 8 मिक्स कर दिया। अब फाइनली जब हम टेस्ट करते हैं, कौन सा टेस्ट परफॉर्म करेंगे जल्दी बताइए? पीटीटी या पीटी, पार्शियल थ्रोम्बोप्लास्टिन टाइम वाला या प्रोथ्रोम्बिन टाइम वाला? बिल्कुल सही, पार्शियल थ्रोम्बोप्लास्टिन टाइम वाला टेस्ट हम यहाँ परफॉर्म करते हैं। ये टेस्ट किसके लिए होता था? इंट्रिंसिक पाथवे के फैक्टर के लिए। और यहाँ पे स्पेशली हम फैक्टर 8 के मेजरमेंट के लिए ये टेस्ट परफॉर्म कर रहे हैं। अब मुझे बताइए किस में यहाँ पर टेस्ट नॉर्मल आएगा और किस पेशेंट में ये टेस्ट एबनॉर्मल आएगा, ये आप मुझे बताएंगे। बिल्कुल सही, हीमोफीलिया ए के पेशेंट में फैक्टर 8 की कमी थी, हमने फैक्टर 8 दे दिया, फुलफिलमेंट हो गया जो भी डिफिशिएंसी थी। पार्शियल थ्रोम्बोप्लास्टिन टाइम इस पेशेंट में नॉर्मल आएगा। जो कमी थी, डिफिशिएंसी थी, वो तो पूरी हो गई। अब थोड़ी ना कोई कोगुलेशन कैस्केड फैक्टर की डिफिशिएंसी है, तो पीटीटी नॉर्मल आ गया। किस पेशेंट में? हीमोफीलिया ए के। क्या कोगुलेशन फैक्टर इनिबिटर के पेशेंट में पार्शियल थ्रोम्बोप्लास्टिन टाइम का टेस्ट लगाने के बाद, ये टेस्ट हमने परफॉर्म करा, इसके बाद पीटीटी नॉर्मल आएगा? बिल्कुल सर, बिल्कुल सही गाइस, आप समझ गए, नहीं आएगा। पार्शियल थ्रोम्बोप्लास्टिन टाइम इंक्रीज़ हो जाएगा। क्यों इंक्रीज़ हो जाएगा? क्योंकि हमने जो फैक्टर 8 इन्हें दिया है ऑलरेडी, इसमें एंटी फैक्टर 8 है, यहाँ पे 7 लिख दिया था गलती से मैंने, सॉरी। फैक्टर एंटी फैक्टर 8 एंटीबॉडीज़ प्रेजेंट है, जो कि ये जो फैक्टर 8 हमने बाहर से दिया था उसको भी ये डिस्ट्रॉय कर देगी। यहाँ कोई भी फैक्टर 8 को डिस्ट्रॉय करने वाली एंटीबॉडीज़ नहीं थी हीमोफीलिया ए के पेशेंट में, यहाँ थी। तो उन्होंने नॉर्मल जो हमने दिया था वो भी इसका डिस्ट्रक्शन हो गया। तो जो पीटीटी का टाइम है वो एब नॉर्मल आया, यानी कि वो इंक्रीज़ हो गया। ये देखिए मैंने इंक्रीज़ का साइन बनाया, इंक्रीज पीटीटी। इसको हम कहते हैं मिक्स्ड स्टडी। इसमें बहुत ही ज़्यादा एमसीक्यूज़ एग्ज़ाम में फॉर्म होते हैं, क्योंकि हमने डिफरेंशियल डायग्नोसिस करा। 2 पेशेंट के सेम क्लिनिकल फीचर्स मिल रहे थे, हमें सेम लेबोरेटरी फाइंडिंग्स मिल रही थी। अब हमें डिफरेंशिएट करना था कि हीमोफीलिया ए का पेशेंट है या कोगुलेशन फैक्टर इनिबिटर का पेशेंट है। देखिए जो मैंने आपको अच्छे से समझाया अभी, वो यहाँ पे मैंने मेंशन करके रखा है। इसको हम एक बार रीड करते हैं और फिर देन आगे मूव करते हैं। सो लेबोरेटरी फाइंडिंग में हमें सिमिलर टू हीमोफीलिया ए वाली कंडीशन मिली इसमें। तो हाउ टू डिफरेंशिएट हमने करा मिक्स्ड स्टडीज से। इट कैन बी परफॉर्म टू डिफरेंशिएट पेशेंट्स ऑफ कोगुलेशन फैक्टर इनिबिटर्स एंड हीमोफीलिया ए पेशेंट्स। प्रोसीजर क्या है? पेशेंट का प्लाज्मा लेंगे हीमोफीलिया ए वाले का, और हम कोगुलेशन फैक्टर इनिबिटर वाले पेशेंट का भी प्लाज्मा लेंगे। दोनों के प्लाज्मा में हम नॉर्मल प्लाज्मा विद फैक्टर 8 ऐड करेंगे। ठीक है, ये प्लाज्मा हम किसी पेशेंट से भी ले सकते हैं, किसी नॉर्मल पर्सन से भी ले सकते हैं, हॉर्स से भी ले सकते हैं। हम हॉर्स का प्लाज्मा जनरली टेस्टिंग के लिए यूज़ करते हैं। अब नॉर्मल पर्सन से भी ये फैक्टर 8 वाला प्लाज्मा ले सकते हैं। ठीक है ना, यहाँ पे मैंने हॉर्स मेंशन कर दिया था। अब नॉर्मल कोई पर्सन जिसकी बॉडी में फैक्टर 8 है उससे भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है,
फाइनली हमें क्या देखने को मिलता है, जो हीमोफीलिया ए के पेशेंट है उन्हें मस्त फैक्टर 8 मिल गया है, अब कोई दिक्कत नहीं उनकी बॉडी में। तो जो पीटीटी यहाँ एब नॉर्मल आ रहा था, बढ़ गया था हीमोफीलिया ए के पेशेंट में, वो नॉर्मल हो जाएगा, इट कम बैक टू नॉर्मल, पीटीटी डज करेक्शन हो जाए, सही हो जाए। बट जो कोगुलेशन फैक्टर इनिबिटर के पेशेंट है उसमें फैक्टर 8 देने के बाद भी कुछ नहीं होना है, पीटीटी डज नॉट करेक्ट। वाई? It do not come back to normal because anti-factor 8 destroy all factor 8 present in the normal plasma. So PTT अभी भी यहाँ पे राइज के इंक्रीज ही रहेगा, तो हम इजीली इनको डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। सो आज हमने देखा हीमोफीलिया ए, हीमोफीलिया बी एंड कोगुलेशन फैक्टर इनिबिटर्स, एंड कोगुलेशन फैक्टर इनिबिटर के पेशेंट और हीमोफीलिया ए के पेशेंट को कैसे हम मिक्स स्टडी लेबोरेटरी फाइंडिंग के थ्रू डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। अब नेक्स्ट लेक्चर्स में हम देखने वाले हैं वॉन विलियरेन फैक्टर डिजीज। सबसे पहले आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है एंड देन इसका आंसर कमेंट बॉक्स में मेंशन करना है, देन सभी क्वेश्चंस के आपको एक्सप्लेनेशन देखना है। सो द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन सी, फैक्टर 9 डिफिशिएंसी। हम जानते हैं क्रिसमस डिजीज इज फैक्टर 9 डिफिशिएंसी। रीड द क्वेश्चन एंड मेंशन योर आंसर इन द कमेंट बॉक्स। सो क्वेश्चन इज ट्रू रिगार्डिंग हीमोफीलिया ए, एस और आर। फर्स्ट ऑप्शन दिया है हैव ब्लीडिंग डिसऑर्डर ड्यू टू लेक ऑफ रिएक्शन एक्सीलरेटर ड्यूरिंग एक्टिवेशन ऑफ फैक्टर 10 इन द कोगुलेशन कैस्केड। सही बात है, क्योंकि फैक्टर 10 को एक्टिवेट करने के लिए हमें फैक्टर 8A की रिक्वायरमेंट होती थी। फैक्टर 8A इज ए एक्टिवेटेड फॉर्म ऑफ फैक्टर 8 और हीमोफीलिया ए में फैक्टर 8 की डिफिशिएंसी हो जाती है, जिसकी वजह से कोगुलेशन कैस्केड में फैक्टर 10 का एक्टिवेशन नहीं होगा। सेकेंड ऑप्शन फैक्टर 8 डिफिशिएंसी, यस हीमोफीलिया ए में फैक्टर 8 की डिफिशिएंसी होगी। सी ऑप्शन हैव ब्लीडिंग डिसऑर्डर ड्यू टू न्यूट्रलाइजेशन ऑफ एंटीथ्रोम्बिन थर्ड, ऐसा कुछ भी नहीं होता है हीमोफीलिया ए में। ऑप्शन डी फैक्टर 9 डिफिशिएंसी, नहीं 9 डिफिशिएंसी तो हमें हीमोफीलिया बी में दिखती है, हीमोफीलिया ए में फैक्टर 9 की डिफिशिएंसी नहीं होती है। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, विच हैज ऑप्शन ए एंड बी आर ट्रू। सो रीड दिस क्वेश्चन एंड मेंशन योर आंसर इन द कमेंट बॉक्स। So the answer of this question is option D, genetic defect involving the factor 8 gene। हम जानते हैं कि फैक्टर 8 की डिफिशिएंसी होती है, उसे हम हीमोफीलिया ए कहते हैं। सिम्टम्स में हमें स्पॉन्टेनियस ब्लीडिंग दिखती है पेशेंट में, पर्टिकुलरली इन द जॉइंट्स, मसल एंड इंटरनल ऑर्गन्स में, एंड ईजी ब्रीथिंग हमें पेशेंट्स में दिखती है। सो सबसे पहले आप क्वेश्चन को रीड करेंगे, आंसर कमेंट बॉक्स में मेंशन करेंगे, देन इसका एक्सप्लेनेशन सुनेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग आर सीन इन क्लॉटिंग फैक्टर डिफिशिएंसी? ऑप्शन ए लार्ज हिमेटोमास आफ्टर ट्रॉमा, यस दिखते हैं। प्रोलॉन्ग ब्लीडिंग आफ्टर सर्जरी, बिल्कुल, क्योंकि क्लॉटिंग फैक्टर की डिफिशिएंसी हो गई है तो प्रोलॉन्ग ब्लीडिंग दिखेगी हमें आफ्टर द सर्जरी। ऑप्शन थी स्पॉन्टेनियस पर्प्यूरा, नहीं ये गलत है। स्पॉन्टेनियस पर्प्यूरा हमें वहाँ दिखता है जहाँ प्लेटलेट काउंट डिक्रीज हो जाता है। सो क्लॉटिंग फैक्टर का पर्प्यूरा से कोई भी रिलेशन नहीं होता है। सो पर्प्यूरा कॉज किसकी वजह से होता है? ड्यू टू थ्रोम्बोसाइटोपिनिया, नॉट क्लॉटिंग फैक्टर डिफिशिएंसी। एंड ऑप्शन डी इज हिमार्थ्रोसिस, हाँ हमें जॉइंट ब्लीडिंग भी दिखती है पेशेंट्स में। तो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी, विच इंक्लूड ऑप्शन ए, बी, डी। सी ऑप्शन हमने इसलिए यूज़ नहीं करा क्योंकि स्पॉन्टेनियस पर्प्यूरा हमें थ्रोम्बोसाइटोपिनिया में दिखता है, ये क्लॉटिंग फैक्टर डिफिशिएंसी में नहीं होता है।